हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल की प्रक्रिया को कैसे समझते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अपने अदृश्य भीतरी भाग के बावजूद एक ब्लैक होल अन्य पदार्थों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकती है। मसलन ब्लैक होल को पता तारों के किसी समूह की गति से लगाया जा सकता है, जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से की परिक्रमा कर रहे हैं। वैकल्पिक रूप से एक साथी तारों द्वारा आप अपेक्षित ब्लैक होल में गैस गिरते हुए देख सकते हैं। यह गैस सर्किल आकार के अंदर की तरफ आती है, बहुत उच्च तापमान तक गर्म होकर बड़ी मात्रा में विकिरण छोड़ती है, जिसका पता पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी की कक्षा में घूमती दूरबीनों से लगाया जा सकता है। इसी तरह अवलोकनों के प्रमाण स्वरूप यह वैज्ञानिक सर्वसम्मति उभर कर सामने आई है कि उनके स्वयं न दिखने के बावजूद हमारे ब्रह्मांड में कृष्ण तीव्र अस्तित्व रखते हैं। इन्हीं विधियों से वैज्ञानिक ने पता लगाया कि हमारी गैलेक्सी क्षीरमार्ग के केंद्र में स्थित धनु नामक रेडियो स्रोत में एक विशालकाय काला क्षेत्र स्थित है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 13 लाख गुना है। सैद्धांतिक रूप से किसी भी मात्रा में पदार्थ मेटल एक ब्लैक होल बन सकता है, यदि वह इतनी जगह के भीतर संकुचित हो जाए, उसकी त्रिज्या अपने संतुलन त्रिज्या के बराबर हो जाए। उसके अनुसार हमारे सूर्य का द्रव्यमान 3 किलोमीटर की त्रिज्या तथा पृथ्वी की 9 मिलीमीटर की अंदर अपने यह कृष्ण विवरण में परिवर्तन हो सकते हैं। व्यवहारिक रूप से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अपजार दबाव के विपरीत न होने तो पृथ्वी न ही सूरज में आवश्यक द्रव्यमान है और इसलिए न ही आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल है। इन दबावों से उभरकर और अधिक संकुलित होने में सक्षम होने के लिए एक तारों के लिए आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान तोरमन, जो लगभग 300 द्रव्यमान है। वैज्ञानिक का मानना है कि लगभग प्रत्येक आकाशगंगा के मध्य एक ब्लैक होल हो सकता है। हमारी आकाशगंगा के मामले में यह ब्लैक होल धनु में स्थित एक रूप माना जाता है। यह कृष्ण विवरण के अक्षर में एक ऐसा वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक हो। यह गुणात्मक रूप से गलत है, लेकिन कृष्ण विवरण की त्रिज्या के परिमाण के क्रम में समझाने का एक तरीका प्रदान करती है। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जो एक वस्तु में होनी चाहिए ताकि वह वस्तु रुकने से पहले किसी गुरुत्वाकर्षण स्रोत की कक्षा से बचकर निकल जाए। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। अतः वस्तु चाहे कोई भी हो, एक गोली या एक बाल, इसे पृथ्वी की सतह पर वापस गिरने से बचने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना होगा। न्यूटोनियन यांत्रिक के पलायन वेग की गणना हेतु मानिए कि एक भारी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और ये मूल केंद्रित है, और एक m द्रव्यमान वाली दूसरी वस्तु मूल से r की दूरी पर v की गति से शुरू होती है। एक तरफ बचकर निकलने की कोशिश करती है, उसके पास ठीक उतनी ही गतिज ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वह नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण की संभावित ऊर्जा को पार कर सके। किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच निकलने के लिए पलायन वेग वस्तु एफिकेन उसके घनत्व पर निर्भर करती है। यह उसके द्रव्यमान की मात्रा अनुपात एक क्षेत्र की तब बनता है जब कोई वस्तु उसकी घनी हो जाए और किसी खास दूरी पर प्रकाश भी उससे बचकर न जाए, क्योंकि प्रकाश की गति कृष्ण विवर के पलायन वेग से कम होती है। न्यूटोनियन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सामान्य सापेक्ष में कृष्ण विवर से दूर जाता है, प्रकाश धीमी नहीं पड़ता और वापिस नहीं मुड़ता है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से विकसित किया। वे पहले ही एक सिद्ध कर चुके थे कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति पर वास्तविक प्रभाव डालता है। कुछ महीने बाद कार्ल स्विट्जरलैंड ने एक बिंदु द्रव्यमान का एक गोलाकार द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समाधान दिया, यह दिखते हुए कि एक ब्लैक होल की अस्तित्व सिद्धांत संभव है। अब यह गैर चक्रित ब्लैक होल को घटाना क्षैतिज की त्रिज्या के रूप में माना जाता है, लेकिन इन तथ्यों को उस समय नहीं समझा जा सका। उदाहरण के लिए खुद इसे भौतिक नहीं माने जाते थे। 1930 में खगोल विद्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सामान्य सापेक्षता का उपयोग करते हुए यह गणना की, इलेक्ट्रॉन डिजनेटर पदार्थ वाले एक गैर चक्रित शरीर के 100 द्रव्यमान आदि 1.44 चंद्रशेखर सीमा से अधिक हुआ तो उसका पतन हो जाएगा। उनके तर्क का आर्थर एंटविन द्वारा विरोध किया गया। उसका विश्वास था कि कोई वस्तु निश्चित रूप से इस पतन को रोकेगी। चंद्रशेखर सीमा से थोड़ा अधिक द्रव्यमान वाला सफेद बैन सितारा पतन के बाद न्यूट्रॉन तारों में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन 1939 में रॉबर्ट और उनके सहयोगी भविष्यवाणी की चंद्रशेखर द्वारा दिए गए खड़ों की वजह से लगभग 3 से अधिक 100 द्रव्यमान
वाले सितारे का पतन एक ब्लैक होल के रूप में हो जाएगा। इस विशेषता के कारण पतन हो चुके तारों का कुछ समय के लिए जमे हुए तारे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बाहरी विक्षेपण के तारे के सतह से उस समय की जमी हुई दिखाई देंगे। जिस पल में तारा का पतन उसे त्रिज्या के अंदर ले जा रहा होगा वह आधुनिक ब्लैक होल का एक ज्ञात लक्षण है। लेकिन इस बात का बल दिया जाना चाहिए कि जमे हुए तारे की सतह का प्रकाश बहुत जल्द रेडिएट हो जाता है और ब्लैक होल बहुत जल्दी ही काले रंग बना देता है। कई भौतिकविद इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि स्विट्जरलैंड त्रिज्या के भीतर समय रुक जाता है, और 20 वर्षों तक इस समय को लोगों को रुचि नहीं रही थी। 1963 में अद्वितीय ब्लैक होल के एक एकदम सटीक समाधान खोज ली। इसकी एक बिंदु